नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। मोदी ने कहा, एक हैं तो सेफ हैं। बात वही है जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी, शब्द अलग हैं। योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, मोदी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे से लेकर स्मृति ईरानी तक सब नेताओं ने यही नारा दोहराया। जवाब में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और महाराष्ट्र मुस्लिम मंच को मैदान में उतारा। पूरे महाराष्ट्र में पर्चे बंटवा दिए, मैसेज पहुंचा दिए कि मुसलमानों को वोट डालने जरूर जाना है और वोट महाविकास आघाड़ी को ही देना है। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद का नाम दे दिया और इसके बाद महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना का मुद्दा पीछे रह गया। मजहब की सियासत पूरी तरह हावी हो गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान का इशू उठाया। राहुल ने संविधान की लाल किताब लहराकर नारा लगाया कि संविधान खतरे में है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने कहा, संविधान की कोरी किताब दिखाकर कांग्रेस के शहजादे लोगों को बहका रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की साजिश में नहीं फंसना है, एक रहना है। अब महाविकास आघाड़ी के नेता पूरी तरह डिफेंसिव पर हैं, सफाई दे रहे हैं। राहुल ने संविधान सम्मेलन में कॉन्स्टिट्यूशन की कोरे पन्नों वाली किताब बांटी या नहीं, इस पर कांग्रेस का पक्ष क्या कहता है। राहुल ने आज इस मुद्दे पर क्या कहा, यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले और नासिक में रैलियां की और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, सत्ता के लिए तीनों पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ महाअघाड़ी तो बना ली, लेकिन इस अघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक है और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। इसलिए इस गाड़ी का चलना तो मुश्किल है। मोदी ने कहा कि इन पार्टियों की न नीयत साफ है न नीति साफ है। ये लोग हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल तमाम वर्गों को आपस में लड़ाने का, एक दूसरे की जान का दुश्मन बनाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की विरोधी है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। इसलिए कांग्रेस 4 पीढ़ियों से इन वर्गों को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब कांग्रेस के युवराज इसी साजिश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सावधान रहना है, बंटना नहीं है, एकजुट रहना है, याद रखना है, एक हैं तो सेफ हैं। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जब
धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में कल ही अपनी रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया था। आज मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा लगवा दिया। इससे महाविकास आघाड़ी के नेता बेचैन हो गए। संजय राउत ने कहा, नफरत फैलाकर चुनाव जीतने का ये बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है, लेकिन ये न लोकसभा चुनाव में चला और न ही विधानसभा चुनाव में चलेगा। ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं। अपना परिवार एक नहीं है। आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते हो। चलिए छोड़। ये मामला ऐसा है कि इस पर संजय राउत जैसा नेता भी कोई सीधी सादी बात नहीं कह सका। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का मौका आया। अबू आजमी ने कहा, प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अगर चुनाव के दौरान इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी डर गई है। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह जनता ने लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बैसाखी पर ला दिया, अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जनता हराएगी। ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू और देश को बांटना, बटोगे तो कटोगे, न जाने क्या क्या नॉनसेंस फालतू चीज़ें। मैं बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज पे चलने वाली सरकार, ये जो है महाविकास आघाड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते हैं और टूट जाती है। उसमें भ्रष्टाचार, शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। हमारे महाराष्ट्र में आने के बाद ये बात बोलना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के काबिल है। मतलब ये सब फालतू बातें करके, मतलब इतने बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान इस तरह से दिशा भूल करे। 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले आ गए 240 पे। 2 बैसाखी है, अगर बैसाखी हट गई ना तो धड़ाम दे नीचे गिर जाएंगे। यही बातें करते हैं। अब की बार इंशाल्लाह ये यहाँ भी महाविकास आघाड़ी आएगी और इनका यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। बटोगे तो कटोगे के नारे पर महायुति में भी मतभेद हैं। अजित पवार ने आज कहा, दूसरे राज्यों में भले ही इस तरह के नारे काम करते हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इन्हें पसंद नहीं करती। अजित पवार ने कहा, बीजेपी का कोई भी नेता अगर इस तरह का बयान देता है तो ये उनकी सोच है। महायुति में रहने का कतई ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी बातों का समर्थन करते हैं। या मुद्द्यावर हम शिवशाह फूले की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारा राज्य आज भी इस प्रकार की विचारधारा को नहीं मानता। दूसरे राज्यों में शायद ऐसा चलता होगा। किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, वो क्या कहते हैं ये उनका अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो हम अपना मत आपके सामने रखते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, अजित पवार योगी और मोदी के बयान को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि एकजुट रहना तो अच्छी बात है, एकता में ताकत होती है, ये सब कहते हैं। संजय निरुपम ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और अंबेडकर की विचारधारा यही थी कि एक रहेंगे तभी तो देश आगे जाएगा। योगी ने भी यही कहा, इसमें गलत क्या है। शिवाजी महाराज भी एकता की बात करते थे। साहू महाराज जी ने भी जब महाराष्ट्र के पिछड़े तबके को, दलित और शोषित वर्ग को जब आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर रहे थे, तब उनकी इच्छा यही थी कि मुख्य धारा में ये समाये और सबकी ताकत बढ़े। तो एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे।
और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। बटोगे तो कटोगे के नारे पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे यह तो क्लियर है कि योगी का नारा महाराष्ट्र के इलेक्शन में हिट हो गया है। तीर निशाने पर लगा। राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर, आरक्षण की लिमिट को हटाने का वादा करके आदिवासी, दलित और पिछड़ों के वोट हासिल करना चाहते थे, लेकिन मोदी, योगी ने कह दिया बटना नहीं है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब महाविकास आघाड़ी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, इसे मजहब से जोड़ रहे हैं, इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। तो बीजेपी के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर का हवाला दे रहे हैं कि इन महापुरुषों ने भी यही संदेश दिया था। एकता की बात कहना कौन सी गलत बात है? इसका महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पास अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। हालांकि बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे का एक असर यह हो रहा है कि अब मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में लामबंद हो रहा है। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट करने के फतवे और अपील जारी की गई हैं। इसीलिए बीजेपी के नेता इसे वोट जिहाद का नाम दे रहे हैं। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने नाना पटेल को चिट्ठी लिखकर समर्थन का वादा किया। उलेमा बोर्ड के मेंबर्स ने नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार और जयंत पाटिल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट की चिट्ठी जारी कर दी। हालांकि इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने पर दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ने, इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए सैलरी, वक्फ बिल को वापस लेने, मुसलमानों को आरक्षण देने और आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी 17 मांगे की गई हैं। नाना पटोले ने भी उलेमा बोर्ड को चिट्ठी लिखकर वादा किया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो मुसलमानों की सारी मांगे पूरी की जाएंगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नायाब अंसारी ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने जुबान दी है, वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे, इसलिए महाराष्ट्र के मुसलमान महाविकास आघाड़ी को पूरा सपोर्ट करेंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अलावा मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन ने भी मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने की अपील करते हुए पर्चे बांटे हैं। इन पर्चों में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर महाविकास आघाड़ी को वोट देने की गुजारिश की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किरीट सोमैया का इल्जाम है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ जैसे करीब 400 एनजीओ महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से इन एनजीओ को विदेशों से आए फंड की जांच कराने की मांग भी की। तो कोर्ट फेडरेशन बनाया गया, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते, ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूं, उनका जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं,
मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। तो एक और लैंड जिहाद, एक जगह लव जिहाद, और अब वोट जिहाद। ये तो इन्होंने तय किया है, मुस्लिमों में 100% मतदान और 100% महाविकास आघाड़ी करके भाजपा मोदी को हराए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। किरीट सोमैया ने जिस मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन के खिलाफ शिकायत की है, जिसकी फंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं, उसके अध्यक्ष फकीर मोहम्मद ठाकुर ने कहा उनके संगठन ने मुद्दों के आधार पर मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील की है। इसमें क्या गलत है? फकीर मोहम्मद ने कहा महाराष्ट्र के दूसरे सामाजिक संगठन भी अपने अपने लोगों से अलग अलग पार्टियों को वोट देने की बात कहते हैं, तो क्या वोट जिहाद नहीं है? मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने अपनी समाज को एक अपील निकाला है कुछ मुद्दों को लेकर। कुछ लोगों को यह अपील की वजह से तकलीफ हुई। हम उनको ये पूछना चाहते हैं, युति सरकार ने जो हेट स्पीच दिए हमारे समाज के खिलाफ, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल सैकड़ों होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुई, उल्टा उनकी हिम्मत अफजाई हुई। और हमने अगर कोई बात अपने समाज को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हिफाजत के लिए अच्छे कैंडिडेट तो किसी भी पार्टी से हो और महाविकास आघाड़ी को चुन के अपील किया है, उसके अगर उनको तकलीफ होती है और जो मराठा जरंगे पाटिल जैसे मराठों को वोट करो और हक के जो ओबीसी नेता है वो बोलते हैं कि ओबीसी लोगों को वोट करो, तो ये वोट जहाद नहीं हुआ क्या? अगर उनको हमारे ऊपर एफआईआर करना है तो करे, हमको फिक्र नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने इसे वोट जिहाद बताया, लोकतंत्र पर हमला बताया, कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम करे फिर उनका वोट मांगे। ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को डराकर भड़काकर उनका वोट लेना चाहती है, ये गलत है। स्मृति ईरानी ने कहा अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो साफ साफ कह दे उसे हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे यही लोग जब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं न्याय मांग रही थी? कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है वहाँ वहाँ ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे। स्मृति ईरानी को जवाब दिया बालासाहब थोराट ने। उन्होंने कहा कांग्रेस को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, तो क्या वो जिहादी हैं, संविधान के खिलाफ हैं? थोराट ने कहा बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए अब बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों को आपस में बांटने का काम शुरू कर दिया है। अगर वोट जिहाद कहते तो हमारे जो प्याज के उत्पादक उन्होंने वोट दिया हमें, तो उसको क्या प्याज जिहाद कहेंगे? किसानों ने वोट दिया, वो किसान जिहाद कहेंगे? हमारे जो माता भगिनी है उन्होंने वोट दिया, तो क्या कहेंगे? माता भगिनी वो जिहाद? क्या ऐसा है कि ये बहुत गलत तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है। लेकिन अबू आजमी ने बहुत तीखी बात कही। उन्होंने कहा मुसलमानों के हालात पिछले 10 साल में खराब हुए हैं, मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गए हैं, ये बात मुसलमान महसूस करते हैं, इसलिए मुसलमान बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं, तो इसमें क्या गलत है? अबू आजमी ने कहा कि संविधान ने देश के नागरिकों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक दिया है, उसे वोट जिहाद का नाम देकर बीजेपी संविधान का अपमान करती है। जो
2014 के पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की बात हो रही थी क्या देश में? मैं पूछूं, गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारना पहले तक कभी हो रहा था क्या? मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग का पहले केस हो रहा था क्या? गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के उनको कहना, नऊज बिल्ला, अफसोस होता कि अल्लाह को गाली दो, तुम अपने अल्लाह को गाली दो, तुम जय सियाराम बोलो, पेड़ में बांध कर लटका कर मारना पहले हो रहा था क्या? ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उलमाओं को नहीं बल्कि सारे देश के जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, जितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं। ये समझ लें, ये इस तरह से बुद्धू किसी को बना नहीं सकते। एमबीए इज नॉट मुस्लिम लीग। एमबीए नहीं कोई मुसलमानों की अलग पार्टी है। एमबीए में इसी देश के लोग जो हैं, कांग्रेस है, शरद पवार साहब हैं, उद्धव जी हैं, ये इसी देश के लोग हैं जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। कोई हम लोग के मुसलमानों की पार्टी नहीं मुसलमान बना रहा है। जिन लोगों ने जुल्म जाती किया वो हमसे वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनका कलेजा क्यों फट रहा है? वोट जिहाद नाम को किस तरह यूज करोगे आप? पैन जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, नॉनसेंस, ये सब चीजें करके मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जैसे आदमी, होम मिनिस्टर जैसे आदमी जो देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो इस तरह की ओछी बातें करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनको गवारा नहीं होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह बात इतनी बड़ी इसलिए बनी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने मस्जिद में जाकर मौलवियों से फतवा जारी करने की गुजारिश की। कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ भी मस्जिद में गई, मुसलमानों से वोट की अपील की। इसके बाद फतवे जारी हुए। इसलिए यह कहना तो गलत नहीं होगा कि महाविकास आघाड़ी के नेता मुसलमानों को मजहब के आधार पर लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं, हर चुनाव से पहले मुस्लिम संगठन, मौलवी अपनी अपनी अहमियत दिखाने के लिए इस तरह के फतवे जारी करते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन इन फतवों का कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। इसलिए फतवे की दुकानें चुनाव से पहले खुलती हैं और चुनाव के साथ बंद हो जाती हैं। चुनाव के वक्त कौन किसे वोट दे, ये हर व्यक्ति का संवैधानिक हक है, आजादी है, लेकिन धर्म के आधार पर कैंपेन करना, मजहब के नाम पर वोट मांगना या वोट देने के फतवे जारी करना, इसकी इजाजत संविधान नहीं देता। और राहुल गांधी आजकल संविधान की कॉपी लेकर तो घूम रहे हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ इन फतवों का विरोध नहीं करते। इसीलिए बीजेपी के नेता संविधान पर राहुल के बयानों को इशू बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। धुले की रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे आजकल संविधान की कॉपी लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान पर खतरा बता रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि कांग्रेस का इतिहास ही संविधान के अपमान से भरा पड़ा है। मोदी ने कहा, आजादी के 75 साल बाद आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन अब कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की बात कर रही है। भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर से हटाना चाहती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने यह सपना देखा है, ये कभी पूरा नहीं होगा। और इसके बाद मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे तो संविधान की जो कॉपी लहरा रहे हैं वो भी फर्जी है। उस कॉपी में कवर तो संविधान का है, लेकिन अंदर के पन्ने कोरे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से
भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। अमित शाह ने भी कोरे पन्ने वाली संविधान की कॉपी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। सांगली की रैली में अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी एक तरफ संविधान के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ संविधान की नकली कॉपी लेकर लोगों को गुमराह करते हैं, जालसाजी करते हैं। अमित शाह ने कहा, नकली संविधान की कॉपी लेकर घूमने वालों पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। राहुल बाबा नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। आज महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? इस मामले की बैकग्राउंड आपको बताता हूं। असल में कांग्रेस ने 2 दिन पहले नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे। सम्मेलन में आए लोगों को एक बुकलेट बांटी गई थी, जिसका कवर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसा ही था, पर अंदर के पन्ने खाली थे, कोरे कागज थे। बीजेपी ने इसी को इशू बना दिया। अब कांग्रेस के नेता सफाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नागपुर में थे। उन्होंने बताया कि राहुल नागपुर में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। वहां संविधान के कवर वाले नोट पैड बांटे गए थे ताकि लोग राहुल के भाषण की नोटिंग कर सकें, इसे मोमेंटो के तौर पर अपने पास रख सकें। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए कभी वो इस नोट पैड को संविधान की कॉपी बताकर झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान सम्मेलन है और उसके कार्ड में आप देखेंगे एक तरफ संविधान सम्मेलन लिखा हुआ है और पीछे में जो संविधान के पुस्तक में जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन भी किया गया है, तो प्रतीक के तौर पे उसको लिया गया। वो तो नोट पैड है जिसको सबको बांटा गया है कि कोई भाषण राहुल जी के चल रहा है, आप नोट करना चाहें, उसमें सामने लिखा गया है और नीचे अंदर पहले पेज में देखें प्रेम्बल्स है और उसके बाद नोट है। तो नोट डायरी को आप इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाए? मुख्य रूप से संविधान में उस पुस्तक के अंदर जो बातें हैं उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? लेकिन राहुल गांधी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। आज वो झारखंड पहुंचे, आज भी उनके हाथ में संविधान की वही कॉपी थी। सिमडेगा की पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने आज फिर कहा, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। राहुल ने फिर कहा कि संविधान गरीबों को हक देता है और बीजेपी गरीबों से नफरत करती है।
इसलिए अडानी अंबानी के इशारे पर संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अदानी और अंबानी चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए। संविधान बदलने की धमकी लोकसभा के चुनाव में तो काम आ गई थी। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने इसे संविधान, आरक्षण, बाबा साहब अंबेडकर, जातिगत जनगणना, इन सारी बातों से जोड़ दिया। एक नैरेटिव खड़ा हुआ जिसका असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में संविधान कोई इशू नहीं है, यहां आरक्षण खत्म करने की कोई बात तक नहीं है। लेकिन मोदी और योगी कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने लोगों से एक होने का नारा दिया, लोगों को चेतावनी दी, अगर बटोगे तो नुकसान होगा। इस बात को झारखंड और महाराष्ट्र में उन मुस्लिम नेताओं ने कंफर्म कर दिया जिन्होंने मुसलमानों से मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट करने की अपील की। मोदी और योगी के इस नारे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, क्योंकि यहां मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। योगी ने आज मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर कैंपेन किया। यूपी की 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 2022 में मीरापुर सीट से जीते आरएलडी के चंदन चौहान के सांसद बन जाने से यह सीट खाली हुई है। अब इस पर आरएलडी ने बीजेपी नेता मिथिलेश पाल को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतारा है। इसलिए आज की रैली में योगी के साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। योगी ने मुजफ्फरनगर के लोगों को अखिलेश यादव की सरकार के वक्त हुए 2013 के दंगों की याद दिलाई। योगी ने कहा, अखिलेश यादव के राज में गुंडे, माफिया और दंगाई सरकार चलाते थे, लेकिन अब माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है। योगी ने कहा, अखिलेश यादव के राज में 2012 से 2017 तक यूपी में नारा लगता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा कोई गुंडा। और अब लोग कह रहे हैं, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया खपराई। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच कानून व्यवस्था बड़ा इशू है और ये योगी आदित्यनाथ का स्ट्रांग पॉइंट है। योगी की पुलिस ने माफिया को ठिकाने लगाया है, गुंडों के दिलों में, दिमाग में कानून का डर पैदा किया है। और योगी अपने भाषण में अक्सर इसका जिक्र करते हैं। वो जानते हैं यूपी में रहने वाले लोग सुकून की जिंदगी चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि यूपी में फिर से माफिया का आतंक वापस लौटे। योगी ने
लॉ एंड ऑर्डर में सुधार को प्रदेश के विकास से जोड़ा है, नरेंद्र मोदी के नाम और काम से जोड़ा है, डबल इंजन की सरकार के प्रोग्राम से जोड़ा है। इस बार मोदी और योगी का जिक्र आपकी अदालत में भी हुआ और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में हुआ। कल टेलीकास्ट होने वाले इस शो में इस बार मेरे मेहमान हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जो निरहुआ के नाम से मशहूर हैं। निरहुआ से मैंने पूछा वो राजनीति में क्यों आए। उन्हें अमिताभ बच्चन ने अपने अनुभव से समझाया था कि सियासत के चक्कर में मत पड़ना, तो भी उन्होंने आजमगढ़ से इलेक्शन क्यों लड़ा। निरहुआ ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव का साथ क्यों छोड़ा और योगी और मोदी को ज्वाइन क्यों किया। स्टूडियो में मौजूद दर्शकों की डिमांड पर निरहुआ ने योगी आदित्यनाथ के लिए गाना भी गाया। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। जनता है वो आपको पसंद करती है, एक फिल्म स्टार के तौर पे, एक भोजपुरी स्टार के तौर पे, सिंगर के तौर पे। वो काम छोड़ के अपना टाइम राजनीति में लगा रहे हैं। अब चूंकि देखिए, जिस विचारधारा को हम सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, अगर हमको लगता है कि सपने नहीं सच में हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। तो जो हर हिंदुस्तानी का सपना है कि मेरा देश विकसित राष्ट्र बने, और ये सपना पूरा करने के लिए अगर मोदी जी दिन रात एक कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ समय अगर हम लोगों को भी उसमें देना पड़े तो देना चाहिए, और हम जरूर देंगे। भोजपुरी फिल्मों के हिट हीरो निरहुआ ने बताया कि वो राजनीति और अपने एक्टिंग करियर के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। आपकी अदालत का ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, आप कितने दिल फेंक हैं। गांव में लड़की के लिए भी गाना गाते थे, घर की दीवारों पर करिश्मा के पोस्टर लगाते थे, और जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे तो भी आपकी रेपुटेशन यही बनी। मुझे लगता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, तो इसलिए हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं। मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा। आपसे पूछ लेता हूं, आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज हिमाचल प्रदेश से भी इंटरेस्टिंग खबर आई। हिमाचल में समोसों का घोटाला हो गया। चीफ मिनिस्टर के लिए 5 स्टार होटल से मंगाए गए समोसे गायब हो गए और सीआईडी ने इसकी जांच की, और अब जांच के बाद 5 पुलिस वालों को नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की गई है। असल में 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग का उद्घाटन करने गए थे। यहां पर मुख्यमंत्री के चाय नाश्ते के लिए समोसे और केक मंगवाया गया था, लेकिन नाश्ते के बॉक्स मुख्यमंत्री तक पहुंचते उससे पहले वो गायब हो गए। इसके बाद इस मामले की जांच डिप्टी एसपी लेवल के अफसर को सौंपी गई, और इसके बाद सुरक्षा में तैनात जवानों से पूछताछ की गई। खाने पीने के इंतजामात में लगे सारे कर्मचारियों से भी पूछा गया, और फिर 3 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आईजी साहब ने इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को सीएम के चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा था। इंस्पेक्टर ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को 5 स्टार होटल से समोसे और केक लाने के लिए भेजा। पुलिस अफसर 3 बॉक्सेस में नाश्ता लेकर आए, और यह सामान इंस्पेक्टर पूजा की देखरेख में कैंटीन के पास उस कमरे में रखवा दिया जहां मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो रही थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि आईजी साहब के ऑफिस में बैठे कुछ लोगों के लिए नाश्ता मंगवाया गया, तो गलती से चीफ मिनिस्टर के लिए आए गए समोसे उन लोगों को परोस दिए गए। आईजी साहब के कमरे में सेम सिक्योरिटी में तैनात अफसर मौजूद थे। इसका मतलब जो नाश्ता चीफ मिनिस्टर के लिए मंगाया गया था वो सुखविंदर सुक्खू की सुरक्षा में तैनात अफसर खा गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया यह गड़बड़ी उन पुलिस कर्मियों की लापरवाही से हुई जिन्हें मुख्यमंत्री के लिए इंतजाम करने को कहा गया था। इसलिए जांच करने वाले डीएसपी ने
5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सीआईडी की जांच रिपोर्ट सामने आई तो अब हिमाचल की राजनीति में समोसे राजनीति का इशू बन गए और बीजेपी के नेता समोसों पर मजा ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में भ्रष्टाचार के कितने मामले हैं पर सुक्खू उनकी जांच नहीं कराते, लेकिन अपने लिए आए समोसे खोजने के लिए सीआईडी को लगा देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके, चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है। लेकिन जांच हो रही है समोसा फरोसे। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गई। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। अब मैं आपको इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। हिमाचल प्रदेश सीआईडी के डायरेक्टर जनरल संजीव रंजन ओझा ने सफाई दी है। डीजी ने कहा कि समोसे की जांच के बहाने बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। यह सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात बढ़ गई है समोसा और वो, तो उस पे इतनी है, जरा पता करो कहां है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया। सीएम खुद तली भुनी चीजें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो हमने बस चर्चा करी थी और उसमें फिर ये पता लगाने की बात कही कि भाई पता करो क्या हुआ। इतनी सी बात है और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली इंटरनल सीआईडी के मैटर है। इसको मेरी करबद्ध प्रार्थना है मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इस छोटी सी बात के लिए किसी और को टारगेट ना बनाया जाए। हिमाचल में सीएम के समोसे किसने खाए, ये राजनीति का विषय वाकई में नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री के लिए मंगाया गया केक कौन खा गया, ये शायद इतना बड़ा इशू न बनता अगर पुलिस इस मामले की जांच में सीआईडी को ना लगाती और सीआईडी 3 पन्नों की रिपोर्ट तैयार ना करती। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे साधे आदमी हैं, उन्हें वाकई में समोसों और केक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी वफादारी दिखाने के चक्कर में इस पूरे मामले का मजाक बना दिया। आजकल सब लोग सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इससे जुड़ी खबर आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने का फैसला किया है। एंथनी एल्बनीज की सरकार ने इस बारे में एक कानून ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश किया है। इस नए कानून का ऐलान करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बच्चों पर सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उन्होंने बहुत से पेरेंट्स, गार्जियंस, एक्सपर्ट्स और बच्चों से बात करने के बाद यह फैसला किया। इस नए कानून के तहत सोशल मीडिया को 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन लागू करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी। 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है। Social media is doing harm to our kids, and I'm calling time on it. सोशल मीडिया हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। मैंने हजारों पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात की है। मेरी तरह वो भी ऑनलाइन दुनिया में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया के अभिभावकों और परिवारों को ये बताना चाहता हूं कि अब सरकार उनके साथ है। अब अभिभावक अपने बच्चों से कह सकेंगे कि सोशल मीडिया उनके लिए नहीं है। कानून उनको इसकी इजाजत नहीं देता। पूरी दुनिया में पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, डिजिटल मीडिया से बच्चों का कितना नुकसान होता है, पढ़ाई का भी और सेहत का भी, और ये चिंता जायज है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि नुकसान तो बड़ों का भी होता है।
दूरियां तो पेरेंट्स में भी बनती हैं और बच्चे इसी से सीखते हैं। घर में एक कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं, आपस में बात करने के बजाय सब फोन देखने और मैसेज भेजने में लगे रहते हैं। इसीलिए सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों को इस परेशानी से बचाना है तो पेरेंट्स को अपने ऊपर भी पाबंदी लगानी होगी। उन्हें अपने मोबाइल और डिजिटल मीडिया के यूज को लिमिट करना होगा, उस पर कंट्रोल लगाना होगा, तभी वो बच्चों को वाकई में समझा पाएंगे। आजकल तो जब छोटा बच्चा रोता है तो पेरेंट्स उसे चुप कराने के लिए प्यार करने के बजाय उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। जब तक हम ऐसी आदतों से बाज नहीं आएंगे तब तक बच्चों को मोबाइल फोन से इस्तेमाल करने से नहीं रोक पाएंगे। आपको एक बार फिर बता दूं कि आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं भोजपुरी फिल्मों के हिट स्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें आप निरहुआ के नाम से जानते हैं। निरहुआ ने आपकी अदालत में बुलडोजर बाबा का जिक्र किया। बुलडोजर को लेकर माफिया पर बरसे उन्होंने बुलडोजर बाबा पर एक गाना भी गाया। कहा कि जब बाबा का बुलडोजर आता है तो कैसे सांप बिच्छू डरकर बिल में घुस जाते हैं। निरहुआ ने बताया कि योगी के बुलडोजर ने माफिया के दिल में कैसे डर पैदा कर दिया है। निरहुआ ने बुलडोजर पर क्या कहा उसकी एक झलक आपको मैं अभी दिखा देता हूं। बुलडोजर के सीन तो मैंने आपकी फिल्मों में भी देखे हैं, लेकिन अब आपने बुलडोजर पर गाना लिखा है। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं उस दिन फैन हुआ था अखिलेश भैया का, जब उन्होंने कहा था कि माफिया को टिकट नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब वो देखे कि धड़ल्ले से सब माफिया लोगों को बढ़ावा देने लगे, सबको आगे बढ़ाने लगे, तो हम बोले अब तो बुलडोजर बाबा को लाना पड़ेगा और हमको गाना पड़ेगा। और फिर हमने गाया घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। जब पूरे देश में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, खासतौर पर पूर्वांचल में उत्साह का अवसर है, इस मौके पर आपकी अदालत में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समा बांध दिया। उनकी जिंदगी के कई राज खुले, उनके पहले क्रश के बारे में, उनके पहले प्यार के बारे में और एक मशहूर हीरोइन से उनकी शादी के बारे में बहुत सारी अनसुनी अनकही बातें सुनने को मिली। ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। छठ पूजा का मौका है, देश में उत्साह का माहौल है। इस माहौल में प्लीज वेलकम दिनेश लाल यादव निरहुआ। भोजपुरी को पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया, चोली, ब्लाउज। हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में पिया की मुठभेड़ रात 1:30 बजे, जवानिया का मेल रात 1:30 बजे। जो हम पे इल्जाम लगाते हैं वो क्या बनाते? सुबह से लेकर शाम तक प्यार करो, मुझे प्यार करो। पलंग पे आ जा, चाहे तो नीचे तकिया लगा दो। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं। ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे को। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे। चलते चलते आपको एक बार फिर बता दूं, इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं दिनेश लाल यादव, जो निरहुआ के नाम से मशहूर हैं, भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार हैं। दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता को प्रमोट करने के आरोप लगते हैं। निरहुआ ने एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसे हिंदी फिल्मों में भी ऐसे गाने होते हैं, ऐसे सीन होते हैं, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। एक दर्शक ने कहा, भोजपुरी फिल्मों की वजह से दुनिया भर में बिहार की बदनामी होती है। उन्होंने कहा, बिहार में लोगों में कितनी शालीनता है, बिहार के लोग महिलाओं से कितने सम्मान से बात करते हैं, ये कोई जान ही नहीं पाता। इसके जवाब में निरहुआ ने बिहार के गौरव और भोजपुरी की पहचान के बारे में क्या कहा, इसकी एक झलक देखिए। दुनिया में कोई भी आपको अगर ये बोलना चाहे कि आप बिहारी हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इस बात के लिए कभी शर्मिंदा मत होना आप
आप ये बोलना जैसे मैं कहता हूं कहीं भी जाता हूं, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा बतिया भोजपुरी में। छठ के अवसर पर आपकी अदालत में निरहुआ का परफॉर्मेंस कमाल का था। उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से लोगों का दिल जीत लिया और कई बार उनके जवाब सुनकर स्टूडियो में बैठे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भोजपुरी के सुपरस्टार पर यह मजेदार मुकदमा आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम दिनेश लाल यादव, जिन्हें आप जानते हैं निरहुआ के नाम से। अब हेलीकॉप्टर पावर स्टार उड़ाएगा। हेलो, पीछे हेलो, चलो। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। हर हर महादेव, हर सरवा। कौन आया है फिल्म बनाने? समझ हो? नहीं, तुम नहीं समझ। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।